नमस्कार। मैं मनीष कुमार सिन्हा अपने चैनल सपनों की पढ़ाई के माध्यम से आज जिस महान क्रांतिकारी के बारे में चर्चा कर रहा हूं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं उस महान क्रांतिकारी की चर्चा कर रहा हूं जो जालियांवाला बाग के कांड के 21 सालों के बाद उस घटना का बदला लेता है। इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर अपने दुश्मन माइकल ओडायर, जिसे मारने का कसम खाई गई थी एक मंदिर में, वहां पहुंचकर उसके बारे में पता लगाकर कॉर्टेक्स हॉल में जब वो व्यक्ति माइकल ओडायर अपने भाषण के लिए मंच पर पहुंचता है तो महान क्रांतिकारी अपने पास रखे पिस्तौल से उसके सीने को छलनी कर देता है। जी हाँ, मैं उसी महान क्रांतिकारी के बारे में आज चर्चा कर रहा हूं। उनकी आत्मकथा के बारे में आज आपके सामने चर्चा करूंगा। उनका बचपन कैसा बीता और उस महान क्रांतिकारी के ऊपर मैं अपने चैनल पे कई एपिसोड लाता रहूंगा। उनकी पूरी जीवन किस प्रकार से बीती वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज उस महान क्रांतिकारी की श्रृंखला का ये पहला पार्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उधम सिंह की बात। उधम सिंह, आज इस देश का दुर्भाग्य होगा कि इस देश की आजादी के लिए कई महान क्रांतिकारियों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। अपनी प्राणों की आहुति दे दी। और आज का यूथ जो कल इस देश का नेतृत्व करेगा वो उन महान क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को भूल चुका है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। सच तो यह है कि जब हम छोटे थे तो अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में खुदीराम बोस वगैरह की कहानियां पढ़ा करते थे, लेकिन आज कि हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में राजा और महारानियों की कहानियां हैं, पर हमारे देश की महान क्रांतिकारियों की जीवन का कोई भी खंड लिखित नहीं है। हमने भगत सिंह की वो कहानी अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा जब उन्होंने कहा कि बंदूकें बो रहा हूं, पर आज वो कहानियां आज की पाठ्य पुस्तकों से गायब हैं। क्यों गायब हैं? क्यों इस देश की सरकार उन महान क्रांतिकारियों की विचारधाराओं को आज की यूथ के पास नहीं पहुंचाना चाहती, ये मैं नहीं जानता। इस पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं कर पाऊंगा कि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, परंतु यह जान लेना भी सत्य है कि हम सभी भारतीयों को अपने देश की जंग आजादी में जिन महान क्रांतिकारियों ने निडरता से अपने प्राणों की आहुति दी, उनके बारे में जानने का हमें पूरा अधिकार है। और जब तक हम उनके इतिहास को नहीं जानेंगे तो देश को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए तो आज का यूथ जो है धर्म के नाम पर भड़क जाता है, जबकि धर्म सिर्फ एक दर्शन है। धर्म सिर्फ हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। और कुछ नेताओं की बातों में आकर हिंदू मुसलमान की दंगे फैल जाते हैं और हम सहजता से उसके हिस्से बन जाते हैं। सहजता से इस देश की आजादी में हर धर्म का व्यक्ति अपनी प्राणों की आहुति दिया है, अपनी कुर्बानी दी है। फिर धर्म के नाम पर इस देश में दंगा, ये यही बतलाता है कि हम अपने बलिदानियों के नाम भूल चुके हैं। इस देश के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारियों के नाम हम भूल चुके हैं। हम राम प्रसाद बिस्मिल को भूल चुके हैं। हम अशफाकुल्लाह खान को भूल चुके हैं। ये इस देश के दुर्भाग्य है। परंतु मैं आज आपसे वचन देता हूं
कि मैं इस देश के महान क्रांतिकारियों की जीवनी अपने चैनल के माध्यम से एक एक अंश आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। आज मैं जिस महान क्रांतिकारी की चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूँ, वो महान क्रांतिकारी कोई और नहीं, उधम सिंह है। उधम सिंह, ये वही उधम सिंह हैं जिन्होंने जालियांवाला बाग कांड का बदला 21 वर्षों के बाद इंग्लैंड में जाकर अपने दुश्मन, जिसके लिए एक मंदिर में कसम खाई थी कि मैं रेजिनाल्ड डायर, माइकल ओडायर और उस समय के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को बिना मारे चैन मुझे नहीं मिलेगा, प्रण किया था। और उसी कसम को पूरा करने के लिए उधम सिंह इंग्लैंड पहुंच गया था, उन सभी की जानकारियां प्राप्त करने के लिए। जब उन्हें पता चला कि कॉर्टेक्स हॉल में माइकल ओडायर का भाषण है, तो वहां एक सदस्य बनकर पहुंचे थे। उनकी किताबों में बंदूक रखी गई थी जो वो अपने साथ ले गए थे। जिस वक्त माइकल ओडायर मंच पर अपनी भाषण देने आता है, उसी वक्त उधम सिंह अपने पिस्तौल से माइकल ओडायर के सीनों गोलियों से छलनी कर देता है। जी हाँ, मैं उसी महान क्रांतिकारी उधम सिंह की बात कर रहा हूं। जिस वक्त उधम सिंह माइकल ओडायर को मारने जा रहा होंगे, शायद उनके दिलो दिमाग में ये पंक्तियां गूंज रही होंगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सख्त राहों से गुजर जाऊंगा सीना तान कर, सख्त राहों से गुजर जाऊंगा सीना तान कर, हाँ अपना सीना तान कर, सख्त राहों से गुजर जाऊंगा सीना तान कर। अहले दिल ही जानता है, अहले दिल ही जानता है, जो मजा मुश्किल में है, जो मजा मुश्किल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब हमारा जो कदम है, अब हमारा जो कदम है दामने मंजिल में है, अब हमारा जो कदम है दामने मंजिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी, वक्त आने पे जमाने को खबर हो जाएगी, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आन पर जब देश की हो जाएंगे कुर्बान हम, आन पर जब देश की हो जाएंगे कुर्बान हम, ये सुनोगे तुम हमारा जिक्र हर महफिल में, ये सुनोगे तुम हमारा जिक्र हर महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कुछ इसी प्रकार के भावना और एहसास उस वक्त उधम सिंह के दिलो दिमाग में चल रहा था। आइए उधम सिंह के जीवन के बारे में जानें। उधम सिंह का बचपन का नाम शायद ही आप में से कोई जानता हो। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह रखा गया था। इसके पीछे उनके माता पिता का कहना था उधम सिंह बचपन से ही बड़े चंचल और बहादुर थे, इसलिए हम लोगों ने उनका नाम शेर सिंह रखा था। शेर सिंह। वैसे तो उधम सिंह समय समय पर कई नाम रखे हैं,
जिसपे एक नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद भी था। अब इस नाम से ये साफ हो जाता है कि उधम सिंह धर्म और जाति से बहुत ऊपर थे, बहुत ऊपर सोचते थे। इसलिए उन्होंने राम मोहम्मद आजाद सिंह आजाद नाम रखा था, राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था। उधम सिंह यानी शेर सिंह के एक बड़े भाई थे जिनका नाम साधु सिंह था। इसके पीछे भी उनके माता पिता, उधम सिंह के माता पिता तर्क देते हुए कहते हैं कि साधु सिंह बचपन से ही बड़े शांत स्वभाव के रहे हैं, सीधे साधे बच्चे थे, इसलिए हम लोगों ने उनकी सादगी और शांत स्वभाव के वजह से उनका नाम साधु सिंह रखा था। उधम सिंह के पिता का नाम चूहड़ राम जाटव और माता नारायणी देवी थी। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 ईस्वी को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम नामक गांव में हुआ। कहा जाता है कि उधम सिंह के पूर्वज पंजाब के निवासी नहीं थे। उधम सिंह के पूर्वज उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक छोटे से गांव पटियाली में रहा करते थे। 1857 की क्रांति के पश्चात अपनी आजीविका को प्राप्त करने के लिए उधम सिंह के पूर्वज पंजाब चले गए थे और संगरूर जिले के सुनाम गांव में जा बसे। उधम सिंह के परिवार, उनके पूर्वजों की जाति की बात की जाए तो वो कमाऊ जाति के थे और उस वक्त संगरूर जनपद में कमाऊ जाति की लोगों की संख्या अधिक थी, इसलिए उस जनपद को कम्बोडिया देश कहकर भी बुलाया जाता था। उस जाति के लोगों के मुख्य पेशा मजदूरी करना, सूत काटना, खेती के औजार बनाना, लोहे के औजार बनाना, पढ़ाईगिरी करना जैसा कार्य था। चूहड़ राम जाटव अपने परिवार की आजीविका चलाने में उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। चूहड़ राम जाटव गोविंदपुर किले के पास एक पशु व्यापारी के यहाँ 2 वर्षों तक काम किया। उस पशु व्यापारी की मृत्यु के पश्चात पुनः चूहड़ राम जाटव को काम की तलाश करनी पड़ी। उस वक्त पंजाब में जो आसानी से कार्य मिल जाते थे वो थे ईंट भट्टों पर मजदूरी का काम, क्योंकि उस वक्त पंजाब के जो पूंजीपति किसान थे वो ईंटा भट्टा का व्यापार भी किया करते थे, तो वहां पर मजदूरी आसानी से मिल जाया करता था, काम आसानी से मिल जाया करता था। तो वहां ईंट भट्टों पर मजदूरी करके अब चूहड़ राम जाटव अपने परिवार का लालन पालन करने लगे। उसके कुछ समय के बाद चूहड़ राम जाटव गुरुद्वारे की अमृत जल पी करके सिख धर्म की दीक्षा ले, और सिख धर्म की दीक्षा लेने के पश्चात उनका नाम टहल सिंह हो गया और उनकी पत्नी का नाम नारायणी कौर हो। टहल सिंह नाम हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है जिसकी चर्चा मैं आपके सामने आगे करूंगा। आज भी उधम सिंह का घर सुनाम गांव में स्थित है। सुनाम गांव के रायपुरिया मोहल्ले में उधम सिंह का घर है। कहा जाता है कि वह किसी खास किस्म के ईंटों से बना हुआ है, इसलिए आज भी वह सुरक्षित है। उनकी उधम सिंह की चचेरी बहन आशा कौर आज भी उसी गांव में रहती हैं अपने बच्चों के साथ। उनके बच्चे बच्चन से आज भी सुनाम में गांव में खेती करते हैं। लेकिन चूहड़ राम जाटव की बात करें तो उन्हें अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए कठिन परिश्रम करना होता था, यहाँ तक कि उन्हें सब्जियां भी बेचनी पड़ी। घोड़े गाड़ी पर सब्जियों को रखकर दूर गांव में जाकर बेचा करते थे और उससे जो आय प्राप्त होता था उनसे अपने परिवार का जीविका चलाया करते थे, अपने बच्चों का लालन पालन किया करते थे।
जब शेर सिंह मात्र 3 वर्ष के थे, उसी वक्त नारायणी कौर की मृत्यु हो जाती है। उस छोटे से उम्र में ही शेर सिंह के सर से मां का सानिध्य मिट जाता है। दुख वहीं से शुरू हो जाती है। इसी दौरान चूहड़ राम जाटव जो है, रेलवे के ओवरसियर धन्ना सिंह के घर पर भी काम किया करते हैं। धन्ना सिंह चूहड़ राम जाटव की ईमानदारी, वफादारी और कर्तव्य निष्ठा से काफी प्रभावित थे, क्योंकि ये बहुत सीधे और सरल व्यक्ति थे। इसी वजह से धन्ना सिंह ने संगरूर और सुनाम के बीच में गांव था उपाली, वहां पर की रेलवे फाटक के पास चूहड़ राम जाटव को नौकरी दिला देते हैं, काम दिला देते हैं। और वहां चूहड़ राम जाटव और टहल सिंह अपनी ड्यूटी करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन उस वक्त उस गांव के बारे में कहा जाता था कि उस गांव पर जंगली जानवरों का आतंक था। आए दिन किसी न किसी जंगली जानवर का आक्रमण होता था और गांव के पालतू जानवरों का वो शिकार करने जाते थे। इसी क्रम में एक दिन एक बाघ जो है चूहड़ राम जाटव के घर में घुस गया। शेर सिंह ने आव न देखी न ताव, हाथों में कुल्हाड़ दिया और उस बाघ के साथ भिड़ गया। अंततः बाघ को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। छोटी सी उम्र में ही उधम सिंह ने अपनी बहादुरी का परिचय दे दिया था। इस घटना के पश्चात चूहड़ राम जाटव डर गए और उन्होंने वो काम छोड़ दिया और वहां से अमृतसर के लिए रवाना हुए। अमृतसर की यात्रा के दौरान चूहड़ राम जाटव की तबीयत खराब होने लगी। जब अमृतसर पहुंचे तो उन्होंने साधुओं की शरण ली और टहल टहल कर खूब मेहनत से उन साधुओं की सेवा किया करने लगे। उनके साथ उनके बच्चे भी रहते थे। जब इनकी बीमारी बढ़ती चली गई तो एक दिन हिम्मत जुटाकर साधुओं से कहा, विनम्र निवेदन किया कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, मैं परेशान हूँ कि बच्चों को मैं कहाँ छोड़कर अपना इलाज करवाऊँ। आपकी अगर कृपा हो तो क्या मैं अपने बच्चों को कुछ समय के लिए आपके पास छोड़कर जा सकता हूँ, ताकि मैं अपनी इलाज करवा पाऊँ और इलाज करवाने के बाद, ठीक होने के बाद पुनः मैं आपके पास आकर अपना बच्चा ले चला जाऊंगा। साधुओं ने बड़े सहजता से उनकी विनम्र निवेदन को स्वीकार किया और कहा कि आप बेफिक्र होकर आप अपना इलाज करवाएं, आपका बच्चा यहाँ सुरक्षित है। और क्या था, इसके बाद चूहड़ राम जाटव अपने इलाज करवाने के लिए वहां से निकल पड़ते। इसी क्रम में एक दिन चूहड़ राम जाटव के एक रिश्तेदार चंचल सिंह वहां से गुजरते हैं और उसी क्रम में उन्होंने उन दोनों बच्चों को पर उनकी नजर पड़ती है। उन बच्चों पर नजर पड़ते ही वो उन बच्चों को पहचान जाते हैं कि ये तो चूहड़ राम जाटव के पुत्र हैं। वहां पे उनसे मिलने आते हैं, साधुओं से आज्ञा लेते हैं क्या मैं इन बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, ले जा सकता। और उसके बाद बच्चों से अपने पिता का पता पूछते हैं। पता चलने पर उनकी खोजबीन की जाती है और पता भी चल जाता है कि अस्पताल में वो भर्ती हैं। परंतु उसके कुछ दिनों के बाद ही चूहड़ राम जाटव की मृत्यु। चूहड़ राम जाटव की मृत्यु के पश्चात उनकी अंतिम क्रिया, अंतिम यात्रा उनके घर के पड़ोसियों ने किया था। उस वक्त के दोनों बच्चे छोटे थे, जीवन और मौत की सत्य और सच्चाई के बारे में नहीं जानते थे। उस वक्त उन दोनों बच्चों के दिल में यही चल रहा था कि अब हमारा लालन पालन कौन करेगा, कौन हमें भरपेट खाना खिलाएगा, क्योंकि अब तो ना माँ का आंचल ही रहा और ना पिता का प्रेम रहा है। परेशानी तो थी और उस छोटे से उम्र में जीवन चक्र के बारे में जानकारी भी नहीं थी। एक दिन एक सुबह उधम सिंह यानी शेर सिंह जब दरवाजा अपने घर का खोलते हैं तो दरवाजे पे पाते हैं अपने प्रिय शिक्षक, जिनका नाम था पंडित जयचंद्र शर्मा।
पंडित जयचंद शर्मा दोनों बच्चों के सिर पर बड़े प्यार से अपना हाथ फेरते हैं और उन बच्चों को जीवन और मौत की कड़वी सच्चाई को समझाते हैं और उन्हें यह भी समझाते हैं कि जीवन को अगर सफल बनाना है बच्चों, तो तुम्हें शिक्षा ग्रहण करना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा, हर हाल में पढ़ना होगा, चाहे उसके लिए कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना सामना करना पड़े। जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तुम सफल नहीं हो सकते। यह सीख उन दोनों बच्चों को दी जाती है। पंडित जयचंद शर्मा उनके रिश्तेदारों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इन बच्चों का लालन पालन करें, इनका देख रेख करें और उन्हें पढ़ाया लिखाया भी जाए। परंतु कुछ समय के बाद चंचल सिंह को धार्मिक कर्मकांडों के वजह से सुनाम छोड़कर बर्मा जाना होता है। अब समस्या जो है चंचल सिंह के पास थी कि अब क्या किया जाए। अंततः 24 अक्टूबर 1907 को चंचल सिंह ने केंद्रीय खालसा अनाथालय, उसे पुतले घर भी कहा जाता था, वहां जाकर दाखिला करवाया और वहां दाखिला करवाने के बाद शेर सिंह और साधु सिंह को वहां के सज्जनों से बहुत प्रेम और उस अनाथालय का जिम्मेदारी जिस हासिल पर थी उनका नाम था सोहन सिंह। ये सोहन सिंह कोई और नहीं ओवरसियर धन्ना सिंह के पुत्र थे। इस लिहाजे से चूहड़ राम जाटव को भी जानते थे और इन दोनों बच्चों को भी पहचानते थे। उस अनाथालय में दोनों बच्चों को सख्ती से अनुशासन का पालन करना होता था। यहाँ पर पढ़ने लिखने एवं रोजगार प्राप्त करने के सारे उपाय और सारे शिक्षाएं इन दोनों बच्चों को दिया जाने लगा। वहां रहने वाले सज्जन पुरुषों का भी स्नेह शेर सिंह और साधु सिंह को भरपूर मिला। स्वयं सोहन सिंह ने इन दोनों बच्चों को यानी शेर सिंह को और साधु सिंह को एक पिता के रूप में प्रेम दिया और उनकी पत्नी माया देवी भी एक माँ का प्रेम दिया और इनकी शिक्षा, इनकी पढ़ाई लिखाई वहां चलती रही। अनाथालय के लोगों ने देखा कि शेर सिंह की पढ़ने में रुचि है, तो उन्हें और पढ़ने का मौका भी दिया गया। इसी बीच अनाथालय में रहते हुए उन दोनों में धर्म से जुड़ने का भी निर्णय लिया और धर्म को जानना भी चाहा। इस क्रम में हरमिंदर साहब की जो गुरुद्वारा है वहां भी वो जाया करते थे, अकाल तख्त भी जाया करते थे और अंततः दोनों ने सिख धर्म के दीक्षा ले। सिख धर्म के दीक्षा लेने के बाद शेर सिंह का नाम उदय सिंह हो गया और साधु सिंह का नाम मोटा सिंह रखा गया। इसके बाद दोनों की पढ़ाई चलती रही। जैसा मैंने पहले भी कहा, उदय सिंह को पढ़ने में मन लगता था और उसकी इसी लगन को देख कर भी अनाथालय के लोगों ने उनका नाम खालसा कॉलेज पे भी लिखवा दिया, जहाँ उनकी शिक्षा होने लगी, जहाँ पर वो अलग अलग विषयों की जानकारी भी प्राप्त की और इसी क्रम में बढ़ईगिरी का काम और सिलाई का काम भी वो सीखना शुरू कर दिया। खास करके सिलाई का काम, साथ साथ संगीत और गीत संगीत में भी वो रुचि लेने लगे थे और उसे भी सीखना आरंभ कर दिया था। सच कहिए तो जो बढ़ईगिरी का काम था और आगे चलकर जो भाषा का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया था, उसके माध्यम से ही उधम सिंह जो है अपने उद्देश्यों को पूर्ति करने में सफल रहे थे। अब कुछ हद तक लगने लगा था कि उधम सिंह के जीवन की परिस्थितियां बदलने वाली हैं, शायद दुख के काले बादल छटने वाले हैं, खुशियों के दिन आने वाले हैं। पर कहते हैं ना, दुर्भाग्य इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। 1913 ईस्वी में
उनके बड़े भाई सादिक सिंह उर्फ मोटा सिंह की मौत हो जाती है। मौत का वजह निमोनिया हो जाने की वजह से मोटा सिंह उर्फ साधु सिंह की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद उधम सिंह जो है उर्फ उदय सिंह उर्फ शेर सिंह अकेले पड़ जाते हैं। अब तो उनका कोई भी नहीं था। 3 साल की उम्र में उनकी माता उनका साथ छोड़ जाती है। 5 से 6 वर्ष की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। कुछ हालात सुधरने के अवसर नजर आते हैं, तब उनका भाई का भी साथ छूट जाता है। परंतु हर विपत्ति का सामना वो निडरता से करते हैं, अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं। उर्दू, पंजाबी, हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं। अंग्रेजी की पढ़ाई भी मन लगाकर करते हैं और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान हासिल करते हैं। इस क्रम में उन्होंने बढ़ई का भी काम सीख लिया था और इसी बीच में उन्हें एक रिश्तेदार के बारे में पता चलता है जो रिश्ते में उनके मामा लगते हैं। उनका नाम था सरदार जीवा सिंह। वो उनके पास पहुंचते हैं, अपना परिचय देते हैं। सरदार जीवा सिंह कहते हैं, पुत्र यही राजा और घर के खेत खलियान में काम कर हमारे साथ। तो कुछ दिन तो वहां रहते हैं पर उन्हें वहां मन नहीं है। वहां से वापस वो अनाथालय पहुंच जाते हैं और इस बार जब वो अनाथालय पहुंचते हैं तो देश विदेश की घटनाओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होता चला जाता है कि विदेशों में क्या घट रही है, देशों में क्या घट रही है, इसकी जानकारी वो लेना प्राप्त करते हैं। इस क्रम में उन्हें पता चलता है जिस देश के वो वासी हैं वो देश आजाद नहीं है, वो गुलाम है। वो एक गुलाम देश के वासी हैं, नागरिक हैं। और ये वक्त भी प्रथम विश्व युद्ध का था। उधम सिंह दूरदर्शी थे। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो देश लड़ रहे हैं सिर्फ वही देश प्रभावित नहीं होंगे, साथ साथ जिन देशों के ऊपर भी उन देशों का प्रभुत्व है वो सभी देश प्रभावित होंगे। इस बीच जैसे मैंने उनके प्रिय शिक्षक का नाम पहले ही आपके सामने लिया, पंडित जयचंद शर्मा, उधम सिंह का मार्गदर्शन भी करते हैं। सच कहिए तो क्रांतिकारी गुरु के रूप में पंडित जयचंद शर्मा उधम सिंह के लिए साबित हुए थे। 1857 की क्रांति का जिक्र भी पंडित जयचंद शर्मा उधम सिंह के सामने करना आरंभ करते हैं, जिसके वजह से भारत के इतिहास में भी उनका लगाव उत्पन्न होने लगता है और वो जब कभी भी उन्हें मौका मिलता था वो भारत के इतिहास से जुड़ी हुई कहानियों को पढ़ना शुरू करते थे। इस बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी कि हम भारतीय भी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में लड़े और इसके लिए वो कई प्रलोभन लालच भी दिया। यहां तक कि हम भारतीयों से ये कहा गया कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम युद्ध के पश्चात भारत को स्वशासन देने का वादा करते हैं। उस वक्त भारत की राजनीति में एक महान चरित्र का उदय हुआ था। गांधी नेरा शुरू होने वाला था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट चुके थे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी हम भारतीयों से भी अपील करते हैं कि हमें इस मुसीबत के वक्त में अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। भारत का युवा झुंड का झुंड बना करके ब्रिटिश सेना में भर्ती होने को तैयार था। मैं अकेला था, मुझे भी यह अवसर उचित लगा और लगा अकेला हूं, देश के काम आ जाता हूं तो जीवन सार्थक हो जाएगा। यह सोच करके मैं भी अमृतसर के भर्ती घर में पहुंच गया। सारे मापदंडों पर
मैं कामयाब रहा और 18 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ 48 रुपया प्रति मंथ सैलरी के साथ मेरी सेना में नौकरी हो गई। सबसे पहले मुझे बंबई भेजा गया, बंबई से मुझे बसरा भेज दिया गया, परंतु बसरा में मुझे अंग्रेजों का तौर तरीका सही नहीं लगता था। 6 महीने के अंतराल कई अंग्रेज अफसर जो हैं मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर देते हैं, जिसके वजह से मुझे भारत वापस भेज दिया जाता है। फिर से मैं बेरोजगार हो जाता हूं और पुनः अपने गांव को आता हूं। गांव में रहकर क्या करूंगा ये समझ आने के बाद मैं एक बार फिर जो हूं अनाथालय पहुंच जाता हूं और अनाथालय पहुंचने के कुछ दिनों पश्चात एक बार फिर से सेना में भर्ती के लिए पहुंच जाता हूं और इस बार भी 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे लाहौर भेजा जाता है। लाहौर के बाद मुझे समुद्र यात्रा के माध्यम से बागदाद भेज दिया जाता है। दोनों ही अवसर में मुझे समुद्र यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु 1 साल के बाद मैं पूरा वापस आया, गांव गया। फिर गांव की वही कहानी, वही बातें थी कि करूंगा क्या, तो ये पहुंच जाते हैं कानूनी तलाश में बंबई, जहां पर इन्हें काम तो मिल जाता है परंतु वहां लगातार इनकी तबीयत खराब रहती है, तो वहां वो काम छोड़कर पुनः जो है अनाथालय पहुंच जाते हैं। अनाथालय पहुंचने के पश्चात भारत के इतिहास और भारत की जो वर्तमान स्थिति थी उनमें इनका दिलचस्प बढ़ने लगता है। जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा, पंडित जयचंद्र शर्मा उधम सिंह के लिए क्रांतिकारी गुरु के रूप में हुए। उनके मार्गदर्शन में उधम सिंह कई क्रांतिकारियों के समीप आ गए, कई क्रांतिकारियों के समीप आ गए थे और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब ये युद्ध खत्म होता है तो हमें जो वायदे किए गए थे स्वशासन के, इस वायदे में को पूरा नहीं किया जाता है। और तो और उस वक्त के पंजाब के डिप्टी गवर्नर कहते हैं कि अगले 100 वर्ष तक भी भारत के लोग खुद को शासित नहीं कर सकते हैं, ये गुण उनमें है ही नहीं। और क्या था, वो सारे वायदे जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में हमसे किया गया था, हम भारतीयों से किए गए थे, हमने जो स्वप्न देखा था स्वशासन का, वो सारे वायदे तोड़ दिए जाते हैं। इस वक्त बंगाल और पंजाब में कई प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। 1907 में आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दल में बढ़ चुका था, 2 गुट में बच चुका था, नरम दल और गरम दल। पर 1917 आते आते पुनः जो है दोनों एकजुट हो चुके थे। भारत की राजनीतिक गलियारे में एक नाम गूंजने लगा था, मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी का। भारत के सभी लोगों का उन पर एक अटूट विश्वास बनता चला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और भारत की आजादी के लिए भी वो सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलकर सत्याग्रह के माध्यम से भारत को आजाद कराना चाहते थे और इस क्रम में वो लगातार काम भी कर रहे थे। मैं महात्मा गांधी के विचारों से अवगत था, परंतु इस बीच में मुझे कई क्रांतिकारियों को जानने का मौका मिला, जिनमें मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ मदन लाल ढींगरा। ये वही मदन लाल ढींगरा हैं जो इंग्लैंड में रहते हुए भी वहां रहने वाले भारतीयों को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ शंखनाद कर दिया था।
वैसे तो मदन लाल ढींगरा एक अच्छे खासे घराने से बिलोंग करते थे, परंतु वो अंग्रेजों के चटुकार बनकर नहीं रहना चाहते थे। ये वही मदन लाल ढींगरा हैं जो इंग्लैंड में ही कर्जन वायली की हत्या कर दिए थे और खुद फांसी पर चढ़ गए थे। उनका व्यक्तित्व मुझ पर हावी था, मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ। इस बीच में मुझे कई क्रांतिकारियों से अवगत होने का मौका मिला और मेरी विचार भी क्रांतिकारियों से प्रभावित होने लगी, क्योंकि जिस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कह लीजिए महात्मा गांधी आजादी लाना चाहते थे, लड़ रहे थे, वो सत्याग्रह के माध्यम से लड़ना चाह रहे थे। और क्रांतिकारियों का कहना था कि ये अंग्रेज इतने गैर जिम्मेवार हैं, इतने बेदर्द हैं, ब्रूटल हैं, और कह लीजिए कि वो खूनी विचारों वाले हैं कि सत्याग्रह का मार्ग तो ये समझ नहीं, इनके लिए तो टिट फॉर टैट का ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और ऐसे कई क्रांतिकारियों से मेरी परिचय हुआ, उनसे मेरी मुलाकात हुई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत की आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिली। जो वायदे किए गए कि भारत को स्वशासन दिया जाएगा, उसके बदले में हमारे पीठ पर खंजर भोंकी गई। विश्व युद्ध के पश्चात देश की में महंगाई बढ़ गई, हम पर जबरन अनेक प्रकार के टैक्सेस, करों को लाद दिया गया, जबरन हमसे उन करों को वसूला जाता था। विदेशी वस्तुओं का जो व्यापार था वो घाटे में जा रहा था और इसी दौरान भारत में अकाल जैसी हालात भी पैदा हो गई थी। उस समय भी हम भारतीयों के प्रति अंग्रेजों ने किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई और उस कठिन दौर में भी किसानों से कर वसूले गए। और इसी क्रम में कह लीजिए बंगाल और पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज हो चुकी थी और उस आग में घी डालने का काम किया उस समय के रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट वो काला कानून था जिसने इस देश के आम इंसानों के अधिकारों को सिकंजे में कस लिया था। आम इंसान अगर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ भी करते हुए पाई जाती थी तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, 2 वर्षों की सजा सुना दी जाती थी और उस सजा के लिए उसके लिए उस व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया गया है वो ना तो अपील कर सकता था, ना वकील कर सकता था और ना ही अपने लिए दलील दे सकता था। महज उनके पास एक रास्ता था, 2 सालों की सजा को भुगतना, और तो और जब उन्हें छोड़ा जाता था तो उन्हें उनसे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर लिए जाते थे कि आगे से किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट में वो नजर नहीं आएंगे, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ भी करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये रॉलेट एक्ट भारत के नागरिकों की अधिकारों को अपने सिकंजे में कर लिया था। ये कह लीजिए काला अधिनियम था, इसका भरपूर विरोध भी किया गया, भरपूर विरोध किया गया। इस कानून के अवधि में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए थे। 6 अप्रैल 1919 को इस कानून के एवज में हड़ताल बुलाई गई थी और पंजाब में इस वक्त हालात बेकाबू होने लगे थे। क्रांतिकारी विचारें इस प्रकार हावी होने लगे थे जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। सड़कों पर खूनी खेल खेली जा रही थी
अंग्रेजी दफ्तरों को लूटा जा रहा था और उसे हर हाल में अंग्रेजी हुकूमत क्रश करना चाहती थी। हर हाल में अंग्रेजी हुकूमत क्रश करना चाहती थी, करब करना चाहती थी। इस समय तक मैं इंसानी पृष्ठभूमि उधम सिंह कहते हैं, इस समय तक भारत की आजादी, भारत की व्यवस्था, भारत की आर्थिक हालात से मैं वाकिफ हो चुका था। मैं सब कुछ समझने लगा था और कहीं ना कहीं मैं क्रांतिकारी विचारधाराओं के व्यक्तियों से प्रभावित भी हो चुका था और खुद अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर देना चाहता था, समर्पित कर देना चाहता था। उधम सिंह लिखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुल 12 लाख भारतीय युवक सेना में शामिल हुए थे और युद्ध के दौरान कुल 48,000 भारतीय सेना उस युद्ध में शहीद हुए थे। सिर्फ एक चाहत थी और ये सब कुछ सिर्फ एक वायदे को लेकर हुआ था कि हमें युद्ध के पश्चात स्वशासन मिलेगा, पर मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, धोखा मिला। जो वायदे किए गए थे उस पर अंग्रेज मुकर गए। युद्ध के पश्चात महंगाई बढ़ गई, जबरन कर वसूले गए। ऐसे हालात इस देश के ऊपर, हमारे नागरिक, हमारे वासियों के ऊपर आ चुके थे और मैं अपने प्रिय शिक्षक पंडित जयचंद सरबा के माध्यम से कई क्रांतिकारियों के साथ मिल बैठ रहा था, उनके विचारों से प्रभावित हो रहा था और मन ही मन ये ठान चुका था, अकेला हूं, देश का काम आ जाऊंगा तो जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। और क्या था, जीवन को इसी रूप में मैं देखना शुरू कर दिया था, जीवन को इसी रूप में देखना शुरू कर दिया था और उनके साथ साथ क्रांति विचारधाराओं को सीखना आरंभ कर दिया था। 1919 की वो घटना जो रॉलेट एक्ट के तुरंत बाद घटी, जालियांवाला बाग, उधम सिंह उस बाग में मौजूद थे। उन्होंने लिखा है कि उस बाग में क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब कोई मौजूद थे उस घटना स्थल पर। जनरल डायर उस बाग के प्रवेश द्वार को घेर लेता है और हम निहत्थी जनता के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया जाता है। हम निहत्थी जनता के ऊपर। उधम सिंह उस बाग में अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। उस बाग के बीचों बीच एक पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़कर पत्तों में खुद को छिपा लेते हैं और खुद की जान बचाने में वो कामयाब हो जाते हैं। छिपकर वो सारा दृश्य वो देख रहे थे जो वहां घटी। उधम सिंह कहते हैं कि सरकारी आंकड़ा कह रहा था 379 379 लोगों की मृत्यु हुई और कुछ 200 लोग घायल हुए थे। यह आंकड़ा कदापि सही नहीं था। उधम सिंह अपने किताब में, अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि 120 से ज्यादा शव तो उस कुएं से निकाली गई थी। कुल मिलाकर 1200 लोग जो हैं एक की मृत्यु हुई है और इससे कहीं ज्यादा घायल भी हुए थे। जब वहां से जनरल डायर और उसकी सेना वापस चली जाती है, तब मैं पेड़ से नीचे उतरता हूं। चारों तरफ लाश और खून के ढेर को देखकर मैं विचलित हो जाता हूं।
हर जगह जूते चप्पल फेंके हुए थे। मैं द्रवित हो जाता हूं, मेरे पैर कांप जाते हैं, मैं दहल जाता हूं अंदर, अपनी अंतरात्मा से मैं दहल जाता हूं। उनके जाने के बाद से लगातार पूरी रात में वहां पड़े लाश और वहां पड़े जख्मी लोगों को मैं अस्पताल तक पहुंचाता हूं। हर तरफ किलकारियां थी। जो लोग वहां आए थे, वहां उनके परिवारों का रुंदन गूंज रहा था। मेरे कान में वो आवाज जाती थी, मेरे अंदर बौखलाहट होती थी। मैं अपनी भावना और अपनी मनस्थिति को सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं उस वक्त कैसा महसूस कर रहा था। कहते हैं ना कि इंसान की जान बच जाती है किसी घटनाक्रम में तो वो बहुत खुश होता है कि कम से कम मैं बच गया था। पर सच मानिए, उधम सिंह को उस वक्त लग रहा था कि इनके साथ मेरी जान क्यों नहीं चली गई। कम से कम ये दृश्य तो ना देख पाता। परंतु जिनकी रक्षा जिनकी हिफाजत खुदा करता है ना, तो कुछ सोच कर करता है। और शायद उस वक्त उधम सिंह को पता नहीं था कि उनकी जीवन क्यों बची है, उनका जीवन किस कार्य के लिए रखा गया। परंतु ये घटना उधम सिंह के जीवन को बदलने में कामयाब हो जाती है। उधम सिंह कहते हैं अपने जीवन में, अपनी पुस्तक में, कई रात तो ऐसे होते थे कि मैं सो नहीं पाता था, सोने का व्रत करता था। वो चीखें कानों में गूंजती थी, वो दृश्य बंद आंखों के सामने एक मंजर की तरह दिखाई पड़ता था। मैं रात रात चीख करके उठ जाया करता था। उधम सिंह लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहती थी। और जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी हुकूमत अपने वायदे भूल चुके थे, उसके बाद तो इस देश की युवाओं में जो आक्रोश उत्पन्न हुआ था वो लाजमी था। देखते देखते अंग्रेजी हुकूमत के प्रति आक्रोश इतना बढ़ चुका था कि जगह जगह पर विरोध सभाएं बुलाई जाने लगी थी। महात्मा गांधी भी इस बात से नाराज हो चुके थे कि उनसे जो वायदे किए गए थे कि अगर वो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से अपील करें कि वो हमारा साथ दें, तो हम वचन देते हैं कि युद्ध के पश्चात भारत को स्वशासन का मौका दिया जाएगा, स्वशासन दे दिया जाएगा। परंतु वो वायदे भी तोड़ दिए गए जो महात्मा गांधी को भी दिए गए थे। अब जो है भारत की यूथ, हिंदुस्तान की युवा ब्रिगेड, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाखों की संख्या में ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर युद्ध के मैदान में चले गए थे, और उसमें 48,000 से अधिक भारतीय उस युद्ध में शहीद भी हुए थे। और उन्हीं शहीदों के नाम पर दिल्ली में इंडिया गेट है, और उन सभी शहीदों के नाम उस गेट पर, इंडिया गेट पे अंकित है। उनकी कुर्बानियां जया चली गई, उनकी कुर्बानियां बर्बाद हुई, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत जो वायदा किया था उससे मुकर गया था। इसको देख करके इस देश में, भारत की युवाओं में
अंग्रेजी हुकूमत के प्रति नफरत पैदा होने लगी थी। और वो नफरत इस प्रकार बढ़ने लगी थी कि भारत का युवा, उस वक्त मैं भी, उत्तम सिंह भी युवा थे, उन्हें भी एहसास होने लगा था कि उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, उन्हें ठगा गया है। इस आधार पर इस देश की युवा, खासकर पंजाब की बात करते हुए कहते हैं, जगह जगह पे क्रांतिकारी सभाएं होने लगी थी, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगा था। इस बात का डर अंग्रेजी हुकूमत में इस वक्त भी बैठ गई थी, 1919 के वक्त भी, और उन्हें इस बात की शंका होने लगी थी कि कहीं 1857 की क्रांति एक बार फिर दोहराई ना जाए। और इन्हीं कारणों के वश गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अफरा तफरी में एक कानून पास कर दिया जिसे सर सिडनी रॉलेट ने तैयार किया था। ना उस पर किसी प्रकार का विचार किया गया, ना उस पर किसी प्रकार का तवज्जो डिस्कशन किया गया, अफरा तफरी में उसे पास कर दिया गया। अफरा तफरी में, जल्दीबाजी में, हरिडली पास्ट, बिना कुछ सोचे समझे। और उस कानून के अंतर्गत में साफ रूप से कहा गया कि जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ भी बोलते पाए जाएंगे, कुछ भी करते पाए जाएंगे, उन्हें 2 सालों की सजा सुनाई जाएगी विदाउट एनी ट्रायल, डिटेंशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 years विदाउट एनी ट्रायल। मतलब जो अरेस्ट किए जाएंगे उनके पास ना अपील करने का अधिकार होगा, ना वकील करने का अधिकार होगा, ना दलील देने का अधिकार होगा। सच मानिए तो ये कानून भारतीयों के अधिकारों को अपने शिकंजे में करने वाला कानून था। सच तो यह है कि इस कानून के आड़े हाथ जो हैं, जिस किसी भारतीय पर अंग्रेजी हुकूमत को शंका होती थी, उन्हें बिना सोचे गिरफ्तार कर लिया जाता था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने भी आवाज उठाई और देशव्यापी संघर्ष सत्याग्रह लॉन्च किया था। देशव्यापी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल बुलाई गई थी। और जब महात्मा गांधी पंजाब जाना चाहते थे तो उन्हें दिल्ली की सरहद पर ही रोक दिया गया, पंजाब जाने नहीं दिया गया। और उनसे कहा गया अगर आप पंजाब जाएंगे तो वहां के हालात और भी बिगड़ जाएंगे, वहां और अशांति फैल जाएगा और वो वहां से वापस लौट आते हैं। पर वो अपना आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन जो है शुरू करते हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं समर्थन भी करते हैं, मजदूर समर्थन करते हैं, किसान समर्थन भी करते हैं। सड़क हड़ताल बुलाई जाती हैं, दुकानें बंद होती हैं, लोगों का समर्थन महात्मा गांधी को भी मिलता है। परंतु पंजाब की बात करें तो उस समय, उस वक्त पंजाब के 2 महत्वपूर्ण लीडर थे। पेशे से दोनों ही डॉक्टर थे, एक हिंदू था एक मुसलमान था। अब यहाँ देखिए जिम्मा, यहाँ पर खेल देखिए अंग्रेजों का दिमाग, अंग्रेजों के दिमाग सोच लीजिए। एक हिंदू था एक मुसलमान था। डॉक्टर सत्यपाल हिंदू थे, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू मुसलमान थे। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये हिंदू मुस्लिम की एकता फिर कैसे स्थापित हो गई। दोनों व्यक्ति जो हैं उस समय वहां के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर से मिलने जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि ऐसे कानूनों को वापस लिया जाए, ये कहीं से भी मानवता के कल्याण के लिए नहीं है। लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है। इसी बीच धोखे से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को धोखे से गिरफ्तार किया जाता है। होता यूं है
कि पंजाब के डिप्टी गवर्नर उन्हें माइकल ओडायर बुलाते हैं और कहते हैं कि आप जो हैं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को आमंत्रित करें उनसे वार्तालाप करने के लिए, और इसी आमंत्रण के दौरान उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पंजाब में अशांति फैलाने का काम जो है, पंजाब में अशांति फैलाने का जो काम है, उस काम को किसने किया? वो दो प्रोमिनेंट लीडर हैं जो इस पंजाब में अशांति फैलाने का पूरा कार्य कर रहे हैं। उनका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। इस हिसाब से एक दिन पंजाब का डिप्टी गवर्नर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बुलाते हैं और उन्हें धोखे से उस आमंत्रण को स्वीकार कर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू वहां पहुंचते हैं और उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आंखें नम हो जाती हैं इन सारी बातों को पढ़कर जब मैं आपके सामने रखता हूं, इसीलिए कभी कभी मैं मौन भी हो जाया करता। एहसास मुझे भी नहीं था कि कहानी और उनकी जितनी इतने दुख थे, एहसास मुझे भी नहीं था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को धोखे से अरेस्ट किया जाता है और किसी अनजाने जगह पर भेज दिया जाता है। आपकी इतिहास की किताबें जो लिखी गई है वहां कहा जाता है कि उन्हें एग्जाइल, किसी को पता नहीं था कि कहां भेज दिया गया, किसी को पता नहीं था, किसी को भी पता चल भी नहीं सका। सच मानिए कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भगत सिंह का परिवार भी विद्रोह में शामिल रहा है 1919 के विद्रोह में, क्योंकि रॉलेट एक्ट के विद्रोह के समय, जालियांवाला बाग के समय में भगत सिंह की उम्र महज 12 वर्ष रही होगी, परंतु उनके घर में देशभक्ति की जो लौ थी उनके चाचाओं ने चला रखी थी। और इस वक्त अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भगत सिंह के परिवार से देश की आज़ादी, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का काम कर रहे थे। और इसी दौरान जो है स्वर्ण सिंह अजीत सिंह के द्वारा लिखी गई पैम्पलेट्स को वो छुप कर बांटा करते थे, छिप कर बांटा करते थे। ये घटना जो है भगत सिंह की जीवनी में भी लिखा गया है और यहाँ पर भी है। और इस दौरान वो बचा कर बांटा करते थे, पर कहा जाता है ना, इस देश को गुलाम बनाने का श्रेय जितना अंग्रेजों को जाता है उतना ही इस देश के गद्दारों को भी जाता है। इस देश के गद्दारों को भी जाता है। इस देश पर अगर अंग्रेज शासन करने में कामयाब हुए हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है इस देश में हम भारतीयों के बीच में रहने वाला गद्दार। कहा जाता है ये गद्दार ऐसे होते थे कि उस वक्त के क्रांतिकारियों की बातों को में हाँ से हाँ मिलाते थे और उसके बाद उनके जाने के बाद उनकी सारी सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दिया करते थे, अंग्रेजों तक। और इसी रॉलेट एक्ट के अंतर्गत में ही स्वर्ण सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था और 2 सालों की सजा सुनाई गई थी। उनके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। किताब लिखता है कि स्वर्ण सिंह को कोड़े बरसाए जाते थे, कोल्हू चलाने के लिए कहा जाता था। थक कर जब वो रुक जाते थे तो उन पे कोड़े बरसाए जाते थे। काफी यातनाएं दी गई हैं, यहां तक कि उन्हें तपेदिक के मरीजों के साथ छोड़ दिया जाता था।
ताकि स्वर्ण सिंह भी तपेदिक से ग्रसित हो जाए, ताकि स्वर्ण सिंह भी तपेदिक से संक्रमित हो जाए। और जब वो बहुत ज़्यादा संक्रमित हुए तो उन्हें छोड़ दिया गया। जब वो घर पहुंचे तब अपनी पत्नी को सारी व्यथा बताई कि मुझे कोड़े बरसाए जाते थे और मुझे तपेदिक के मरीजों के साथ छोड़ दिया गया, मुझे संक्रमित कर दिया गया है तपेदिक से, और इसी बीमारी की वजह से स्वर्ण सिंह की मृत्यु भी हो जाती है और अजीत सिंह कहीं भाग जाते हैं। भाग इसलिए नहीं जाते हैं कि वो डर जाते हैं, वो इसलिए वहां से चले जाते हैं ताकि अपनी शक्ति को और मजबूत करके फिर पंजाब में लौट कर विरोध करें, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो वहां रहे और पकड़े गए तो उनके साथ भी वही किया जाएगा जो उनके भाई स्वर्ण सिंह का था। स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह के बीच में बहुत अटूट रिश्ता था, बहुत प्रेम था। बड़े भाई के चरणों पर, बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलने वाला वो भाई था। बचपन से ही बहादुर स्वर्ण सिंह, बचपन से ही बहादुर थे। लेकिन इस समय रॉलेट के दौरान पंजाब में उनके साथ जो हुआ, जो घटा उनके साथ, वो बहुत ही दुखदाई। कहते हैं इतिहास के पन्ने में कई चीजें आपके सामने मरोड़ कर रखी गई। किताब ये नहीं लिखता कि भारतीयों को जमीन में रेंगने के लिए छोड़ दिया जाता था, भारतीयों को अंग्रेजों के तलवे चाटने पड़े, उनके जूतों को चाटने पड़े हैं, मजबूर किया जाता था। यहाँ तक कि गुलामी की बेड़ियों में जब भारत बंधी थी तब उस वक्त हम भारतीयों के साथ, हम भारतीयों को धूप तक चटाई गई है। सत्य है ये। हम यातनाएं सहते रहे सिर्फ एक उम्मीद से, एक दिन लड़कर इस देश को आजादी दिलाएंगे। और इसी आजादी को प्राप्त करने के लिए असंख्य, मैं सबके नाम भी बता नहीं सकता, कितने लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। खुदीराम बोस महज 18 साल से कम उम्र के थे और उनमें देशभक्ति का जज्बा था, और उस छोटी सी उम्र में भी उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज के लिए उधम सिंह की प्रथम एपिसोड मैं आज यही खत्म करता हूँ। अगले एपिसोड में विस्तार रूप से ये देखेंगे कि जालियांवाला बाग में हुआ क्या था और किस प्रकार, किन कारणों